अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इलेक्शन कमीशन के दो अरकान की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नया आईनी तनाजा खड़ा हो गया है। हुकूमत सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दो नए अरकान की तकर्रुरी पर आइन की खामोशी रहने को जवाज बना रही है, मगर अपोजिशन इस पूरे अमल को गैर आईनी समझती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2 रोज पहले बलूचिस्तान से मुनीर अहमद काकड़ और सिंध से खालिद महमूद सिद्दीकी को इलेक्शन कमीशन का नया मेंबर लगाने का फैसला किया। अपोजिशन ने इस फैसले को गैर आईनी करार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा भी इस अमल को गैर आईनी समझते हुए इन अरकान से हल्फ लेने से माजरत कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की माजरत पर वजीर कानून फरूक नसीम ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कदम गैर आईनी है। इनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं जिसके तहत वो अरकान से हल्फ लेने से इनकार कर दें। उनके पास कोई जवाज या जुरिस्डिक्शन नहीं है ओथ ना देने का। जो आर्टिकल 214 में उनको ओथ देना है, नोटिफिकेशन अगर सामने आए तो उनको ओथ देना है, ये रिक्वायरमेंट है। और वो एज अ हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज आर्टिकल 199 में या 184(3) में जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं है कि वो वहाँ बैठे हों, वैलिडिटी चेक करें अपॉइंटमेंट्स की, कोई को वारंटो वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू डेफरेंस, इज़्ज़त के साथ उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ये ओथ ना लेने का। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लेकर गैर आईनी काम किया है। फरूक नसीम ने कल हमारे प्रोग्राम में यह भी बताया कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर और फिर पार्लिमानी कमेटी में डेडलॉक पैदा होने के बाद वजारत कानून ने खुद एक तरीका वाजे किया, जिसके तहत वजारत कानून ने यह तजवीज़ दी कि सारे नाम सदर मुमलिकत को भिजवा दिए जाएं जो अपनी मर्जी से नामों का ऐलान करेंगे। जब प्रिस्क्राइब प्रोसीजर नहीं है किसी चीज़ का आइन में, कानून में, तो फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर खुद प्रिस्क्राइब करना है जो कि न्यूट्रलिटी की सेम्बलेंस रखे। प्रोसीजर अगर गवर्नमेंट ने कोई डिवाइस किया, उसके बाद ये मामला गया स्पीकर साहब के पास, क्योंकि ये एक आप ये देखें पार्लिमानी कमेटी थी, तो इसलिए स्पीकर साहब के पास गया। स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी इसमें, और स्पीकर की जो रूलिंग होती है वो चैलेंजेबल नहीं होती। उन्होंने ये रूलिंग दी कि लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी सारी चीज़ देख के फिर यही कहा कि लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन जो है आई कंकर, बिल्कुल ठीक है। और ओपिनियन क्या थी? ओपिनियन ये थी कि ना आप गवर्नमेंट से पूछें, ना आप अपोजिशन से पूछें, सारी की सारी लिस्टें जो हैं आप सदर पाकिस्तान के पास भेजें, जो सारे बायोडेटा देखें और जो बेस्ट आदमी है उसको अपॉइंट करें। फरूक नसीम जो तरीका बता रहे हैं, इसमें मसला यह है कि वजारत कानून की तजवीज़ की जिसने हिमायत की, इन सब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है या तहरीक इंसाफ से रह चुका है। वजारत कानून की तजवीज़ की हिमायत पहले अटॉर्नी जनरल ने की, जिन्हें खुद इस हुकूमत ने लगाया है, जिसके बाद स्पीकर ने इनकी तजवीज़ के हक में रूलिंग दी, जिनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से रहा है। और आखिर में ये मामला सदर मुमलिकत के पास पहुंचा, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रह चुके हैं, और फिर सदर मुमलिकत ने इन अरकान का इंतखाब किया जिन्हें वजीर आजम इमरान खान ने नामजद किया था। अहम बात यह है कि 18वीं तरमीम के जरिए ये कोशिश की गई थी कि इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी इस तरह की जाए जिससे न्यूट्रलिटी को यकीनी बनाया जाए, मगर हालिया तकर्रुरियों पर आइन के खामोश रहने को जवाज करार दिया जा रहा है। 18वीं तरमीम की रूह ये थी कि इस अमल में गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया जाए, मगर इस पूरे अमल के बाद जानिबदारी पर सवाल उठ रहे हैं, और इसीलिए अपोजिशन जमातें हुकूमत के इस अमल को गैर आईनी करार दे रही हैं। याद रहे, इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर धांधली के बराह रास्त इल्जाम लगाए थे। इमरान खान समझते थे कि इलेक्शन कमीशन के अरकान धांधली के जिम्मेदार हैं। इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह अरकान की तकर्रुरी की गई तो मुस्तकबिल में भी इस किस्म के धांधली के इल्जामात दोबारा सामने आ सकते हैं। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी, और इसके अलावा ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लतीफ़ खोसा साहब, ये फरमाइएगा, फरूक नसीम साहब ने तो कल कहा है कि हमने कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाया है, आइन इस हवाले से खामोश था। लॉ मिनिस्ट्री ने एक तजवीज़ दी जिसको इंडोर्स किया है अटॉर्नी जनरल ने, फिर इस पर रूलिंग दी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने, और इसके बाद सदर पाकिस्तान ने जो नाम भेजे गए थे उनमें से 2 का इंतखाब किया है। वो कह रहे कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं है इसमें। माशाअल्लाह,
इस सादगी पे मर ना जाइए। देखें माशाअल्लाह ये फरोग नसीम साहब ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के भी एक स्पोक्समैन और उनके वकील रहे हैं, और माशाअल्लाह ये अल्ताफ हुसैन के भी वकील और उनके ही कारकुन रहे हैं। खुदा का खौफ करें, निकलें उस खोल में से और पाकिस्तान के लिए सोचें। अब आप लॉ मिनिस्टर हैं, देखें ये इससे ज्यादा मेरे ख्याल में गलत बात हो नहीं सकती है जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं। अरे बाबा, कौन सा अटॉर्नी जनरल अपने होश में ये बात कह सकता है कि आइन में अगर एक चीज जो है मुंदर्ज है कि आपने 26 जनवरी को 2 असामियां खाली हुई मेंबरान इलेक्शन कमीशन की, 45 दिनों के अंदर आपने जो है उनको पुर करना है। उसका जो है 213 और 214 में मुंदर्ज है आइन में उसका तरीकाकार जी। और आइन के उस तरीकाकार में वजीर आजम कंसल्टेशन के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मिलने के रवादार नहीं है, उनसे कंसल्ट करने के रवादार नहीं है। और उसके बाद आप देखिएगा कि एक अगर समरी आती है तो वो कौन करते हैं, वजीर खारजा के जरिए नाम भिजवाए जाते हैं। भाई आइन में लिखा हुआ है लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वजीर खारजा वहीं कहीं भी नहीं आता है। लतीफ खोसा साहब, इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके इस मरहले पे आ जाए कि पार्लिमानी कमेटी के पास ये मामला गया, 3 नाम गए, एक पोजीशन के लिए वजीर आजम की तरफ से और दूसरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरफ से भी गए। अगर डेडलॉक बरकरार रहता है पार्लिमानी कमेटी में, फिर इसके बाद तो आइन साइलेंट है ना इस पर। जी देखें, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका, मैं खुद उसमें वकील पेश हुआ था। ये जो है एडमिरल फसीह बुखारी के केस में और दीदार हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुस्तरद कर दिया गया। हालांकि उसमें उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने कहा कि डेडलॉक क्रिएट हो गया है क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इत्तेफाक नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा मैं किसी एक के साथ इत्तेफाक कर लूं तो मेजॉरिटी हो जाती है। सदर पाकिस्तान ने लीडर ऑफ द हाउस के साथ इत्तेफाक करके अपॉइंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया और कहा यह मीनिंगफुल और परपोसिव ये कंसल्टेशन। तो फिर अगला मरहला क्या होना चाहिए था? अगर पार्लिमानी कमेटी में डेडलॉक बरकरार है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इसका अगला आईनी स्टेप क्या हो सकता था आपके ख्याल में? भाईजान बड़ी सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने इनहराफ किया है आइन के साथ। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो आइनी फरीजा था जिसपे उन्होंने हल्फ उठा रखी है आइन की पासदारी की, उसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की। इनको 45 दिनों के अंदर बार बार मीटिंग करना चाहिए। मुझे ये बताइए, पार्लिमानी कमेटी में डेडलॉक आ गया तो अगला आइनी स्टेप क्या हो सकता था? क्योंकि आर्टिकल 213 जो मैंने भी पढ़ा है उसमें नहीं लिखा हुआ ना इसके बाद क्या होगा अगर डेडलॉक है तो फिर? हाँ नहीं है तो फिर रुजू करें, सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस दें कि ऐसी सिचुएशन में जहां आइन उसका हल नहीं बताता, आप जरा सजेस्ट कीजिएगा कि हम क्या करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि सदर पाकिस्तान डिफाई करके, क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन पर आपका रियासत की सारी मुस्तकबिल का दारोमदार है। खुद मोहतरम इमरान खान साहब बहुत मोतरज रहे कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होना चाहिए। तो मुझे बताएं, जब वो बुलडोज करके प्राइम मिनिस्टर साहब जो एक पार्टी का हेड है वो अगर अपॉइंट कर देता है और बिना कंसल्टेशन के, तो आप कहें जी आइन में हल नहीं है लिहाजा प्राइम मिनिस्टर। तो आप समझते हैं कि अगर डेडलॉक था पार्लिमानी कमेटी में तो इसके बाद रुजू करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से? मैं जरा सदाकत अली अब्बासी साहब का इसमें मौकिफ लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। सदाकत अली अब्बासी साहब, देखें ये जो आईनी तरमीम 18वीं तरमीम थी उसमें इसका बाकायदा तरीक़ाकार इसलिए बताया गया था ताकि न्यूट्रलिटी हो, गैर जानबदारी हो, जिसकी बात इमरान खान साहब बार बार कर चुके हैं। अब आइन अगर एक जगह पे साइलेंट है और डेडलॉक पार्लिमानी कमेटी में बरकरार था, तो उसके बाद आपने एक इकदाम उठाया, उस इकदाम को आप कहते हैं कि हमने न्यूट्रल है। कल फरूक नसीम साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा है, लेकिन मसला ये है कि वो तजवीज़ है लॉ मिनिस्टर की जो कि आपकी हुकूमत के वजीर हैं। वो कहते हैं अटॉर्नी जनरल ने सपोर्ट किया जो कि आपकी हुकूमत के लगाए गए हैं। वो कहते हैं स्पीकर ने भी रूलिंग दे दी इसी तजवीज़ पे, स्पीकर भी आपकी जमात से हैं, और सदर पाकिस्तान ने फिर 2 नामों को मुंतखब भी कर लिया, वो भी आपकी जमात के अहम रहनुमा रह चुके हैं। तो इसमें तहरीक इंसाफ ही है पूरे मरहले में, यहाँ पे ऑपोजिशन का तो कोई स्टेक ही नहीं है, तो न्यूट्रलिटी कैसे होगी इसमें? फिर पहली बात ये कि सदर हमारी पार्टी से नहीं है, वो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं। दूसरी बात ये स्पीकर सुन लेना आप, दूसरी बात ये कि स्पीकर जो हैं वो भी हमारी पार्टी से नहीं है, वो भी पूरी असेंबली के स्पीकर हैं और न्यूट्रल हैं, और उनकी प्रोडक्शन पे ये उनकी बड़ी तारीफ़ें भी करते हैं कि बड़ा उनका न्यूट्रल रोल है। उसके बाद जो फरोग नसीम है वो भी हमारी पार्टी से नहीं है, वो भी एक न्यूट्रल पार्टी से। तो कहने की बात है, आपने सारी बात खुद ही कर दी कि क्या आइन में कोई रुकदगन थी, या आइन ने जब पार्लिमानी कमेटी में आ गई तो मुशावरत हो गई।
अब एक बात है कि डेडलॉक हो गया, हमारी बात वो नहीं मान रहे और हम उनकी बात नहीं मान रहे। क्या ये अहम पोजीशन छोड़ दी जाएं? बल्दियात का इलेक्शन होना है पंजाब में, बल्दियात का इलेक्शन केपी में होना है, और उनके डे टू डे जो भी उनकी पूरा एक फॉर्मेशन है वो नामुकम्मल है। तो क्या अपोजिशन की हर ये जिद कि हमें छोड़ दें, हमारे केस माफ़ कर दें, हमें इन्वॉल्व करें, वो कश्मीर का इशू हो, वो मीशत का इशू हो, वो आईनी पोजीशंस को फिल करना हो, एक ही बारगेनिंग है कि लोगों ने इनको वोट दे के भेज दिया कि ये उस वोट और पॉलिटिकल पावर के जरिए अपने केसेस को बार्गेन करें, तो ये नहीं हो सकता। तो आपके ख्याल में, जहां पे एक जुमला बोलो, जहां पे हमें आईन इजाजत देता है वहां पे एग्जीक्यूटिव, मैं दोबारा बता रहा हूं, सदर जो है वो आपकी पूरी फेडरेशन का नुमाइंदा है, वो किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। लिहाजा अगर सदर के दफ्तर में पार्टी की मीटिंग हो तो एतराज़ होता है, अगर सदर अपना आईनी पोजीशन लगा अग्नि इस्तेमाल करके को अपॉइंटमेंट करता है, ये कहते हैं पार्टी के। इसलिए मैंने कहा कि आरिफ अलवी साहब आपकी जमात के अहम रहनुमा रह चुके हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ा आपकी जमात से, इससे पहले स्पीकर साहब ने भी लड़ा है, अब वो एक हमारी कैबिनेट पीपल्स पार्टी में रह चुकी है, अब वो एक न्यूट्रल ओहदे पे है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर इन हालात में इन पोजीशंस को आपने भर दिया है, इस पर अगर इलेक्शन होते भी हैं और उसमें लेट्स सपोज नतीजा आपके हक में आता है, तो आपके ख्याल में ऑपोजिशन इसको तस्लीम कर लेगी या ऑपोजिशन इमरान खान वाला मौक़िफ़ अपनाएगी जो 2013 में इमरान खान कहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स ने मिलकर धांधली की है? ऑपोजिशन भी मेरे ख्याल से यही लाएमल अपनाएगी फिर तो। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यही इलेक्शन कमीशन, इन्होंने इलेक्शन कराया और ऑपोजिशन तो नहीं मान रही थी। आज उनको इलेक्शन कमीशन अच्छे लगना शुरू हो गए बिकॉज एक डेडलॉक आ गया। तो ये बातें सियासी हैं, इनका तो सियासी प्लेटफॉर्म पे जवाब देना। इमरान खान साहब ने भी सियासी बातें की थी ना, मैं कह रहा हूं कि अब यही रद्द अमल अगर ऑपोजिशन का भी आएगा तो जरा सुन लें जी। इमरान खान जब बात कर रहे थे तब हमारी और ऑपोजिशन से मिलके इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हुए थे। 2018 से पहले सारे इंतखाबात के जो इस्लाहात थी वो हमारी और उनकी मर्जी से हो चुकी थी। लिहाजा उस इलेक्शन को और 2013 के इलेक्शन को आपस में कंफ्यूज करना, ये मतलब वो वही वाला नैरेटिव है जो ऑपोजिशन। लेकिन उस वक्त आप कहते थे कि ऑपोजिशन और हुकूमत का गठजोड़, उन्होंने मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबर्स को इलेक्ट किया है। अब ऑपोजिशन कह रही है कि आप लोगों ने अपनी मनपसंद के लोग रख लिए हैं, बेशक वो अच्छे लोग होंगे, लेकिन ऑपोजिशन का इल्जाम है कि गैर आईनी इकदाम आपने नहीं। आप मुझे बताएं फिर, ये वो हमारी बात नहीं माने। दो तरीके हैं, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को केस माफ कर दें, सब कुछ ठीक हो जाए। मसला यही था, मसला तो यही है ना। आप मुझे व्हाट इज द बार्गेनिंग? ऑपोजिशन को जब आप टेबल पे ले आते हैं, उनके नाम आगे, हमारे नाम आगे, अगर वो हमारे नाम नहीं मान रहे और हम उनके नाम मान लें इसलिए कि वो जेल में। एक तरीका बताया खोसा साहब ने, वो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं और उनसे राय ले लेते हैं। देखिए, ये कोई आइन में ये चीज़, मैं चूंकि बहुत बड़ा आइन का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने सब लोगों के मौक़िफ़ इस पे पढ़े हैं, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। उनकी एक तजवीज़ है। फारूक नसीम साहब ने कहा था कि ऐसी जो है रूलिंग आई है कोर्ट के पास, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। कोई ऐसी नज़ीर उस तरह की नहीं है। और दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट की पर रेफर कर देना, जो आपकी फेडरेशन का सरबराह है उससे फैसला करा लेना, और उसमें जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, वो लॉ मिनिस्ट्री है, वो अटॉर्नी जनरल है, वो हो जाएं। उसके बाद ऑपोजिशन की तो जिद है, लतीफ कोई बात नहीं मानती। वो तो कहते हैं कश्मीर भी तब आजाद होगा जब नवाज शरीफ जरदारी साहब बाहर आए। लेकिन अब अगर ऑपोजिशन चली जाती है सुप्रीम कोर्ट और चैलेंज करती है इस फैसले को, तो भी एक मसला पैदा हो सकता है, कानूनी मसला। फिर क्या? कोई मसला नहीं है, कानूनी मसला था, हमने अपना फैसला कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इस फैसले को नल एंड वॉइड करार देती है और कोई डायरेक्शन देती है कि जिससे हम सियासी ब्लैकमेलिंग में ना आए, तो कोई मसला नहीं। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। हम तो अपना एज एन एग्जीक्यूटिव और एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम करना था। अब ये अगर ऑपोजिशन जिद करेगी तो आईनी चीजें तो नहीं रुकेगी। खोसा साहब, इस मामले को भी सदाकत अली अब्बासी साहब का कहना है कि आप लोगों ने बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल किया कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के केसेस खत्म कर दे तो हम इस पर भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे आपको। क्या ये मसला आ गया था? यार अब्बासी साहब बादशाह हैं और इनके सारे जो माशाल्लाह हर चीज़ का इनका जवाब यही होता है, काउंटर एलिगेशन। ये भले चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा कि आइन की कितनी ये एहतराम करते हैं। मोहतरम इमरान खान साहब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन के साथ मिल बैठकर तैयार नहीं है, मिलने को, बात करने को तैयार नहीं। अरे बाबा, ना तो इमरान खान जो है एनआरओ दे सकता है, ना कोई इससे मांग रहा है। हमने तो कभी आज तक ये नहीं कहा कि मुकदमात को ख़त्म कर दो या मुकदमात की बात हो। कभी कहते हैं जी दोनों पार्टियां अपने जो है कायदीन की शायद जो है लिए बारगेन कर रही हैं, मुतहर्रिक कर रही हैं। अवाम का बेड़ा गर्क इन्होंने करके रख दिया है, मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है, मईशत का तबाह का हाल करके रख दिया है।
अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना इन्होंने गुलामाना कर दिया, एक एटॉमिक पावर होते हुए इन्होंने अपने मुल्क के अंदर इतना लतीफ खोसा साहब, ये तो एक बड़ी कि दुनिया अलग बहस है, लेकिन अब मुझे बताइए कि ऑपोजिशन क्या करेगी? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेके जाएंगे? क्या इसको चैलेंज करेंगे? सर सुन तो ले, ऑपोजिशन क्यों जाएगी? उसने तो मुस्तरद कर दिया, हुकूमत लेके जाएगी। अगर शौक है इनको, पीटीआई की हुकूमत को या लॉ मिनिस्टर को या अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को या उन 2 मेंबरान को जिनको हल्फ देने से इनकार किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट था और उसके बाद वो चीफ जस्टिस था फेडरल शरीयत लेकिन कोर्ट का। खोसा साहब, ऑपोजिशन को ही जाना पड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत क्यों जाएगी? उन्होंने तो कहा कि हमने एक तजवीज दी और हम फैसला कर चुके हैं अपना, ये तो फैसला कर चुके हैं। अगर आपको इस फैसले से एतराज है तो आप लेके जाएंगे ना कोर्ट में, ये क्यों लेके जाएंगे अपने फैसले को? क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? वो भाई उन्हें इनकार कर दिया हल्फ देने से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया हल्फ देने से। कल फरूक नसीम साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि ये इख्तियार ही नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कि वो इनकार कर दें हल्फ लेने से, ये उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा तो फिर चले, नहीं तो फिर उसके कहने से क्या वो नोटिफाई हो गए? क्या वो इलेक्शन मेंबर बन गए? जब तक हल्फ नहीं लेंगे तब तक कोई मेंबर नहीं हो सकता। सदर पाकिस्तान जब तक हल्फ नहीं लेता वो सदर नहीं बनता। वजीर आजम जब तक हल्फ नहीं लेता, एमएनए जब तक हल्फ नहीं लेता एमएनए नहीं बनता। आप किस जोन में और किस दुनिया में रहते हैं? जरा लॉ मिनिस्टर साहब को कानून तो बता दें, समझा तो दें लॉ मिनिस्टर साहब को भी। सदाकत अली अब्बासी साहब, फिर मेरे अपने कोर्ट के पास अगर जाना है तो आपकी मेरे अपने गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। सुन तो लें जी खोसा साहब, हमारे अपने, मैंने खुद केस किए, हमारे दोनों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिए जब सदर पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ये न्यूट्रल है, सदर पाकिस्तान के ऑर्डर्स को, दोनों ऑर्डर्स को जब हमने बनाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मुस्तरद कर दिया। और आप समझते हैं वो ठीक क्या कोर्ट ने, मतलब आप उस वक्त पार्टी थे और आप मुतासिर हुए उससे, लेकिन आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान ने उस वक्त गलत फैसला किया था, नहीं करना चाहिए था, फिर भी आप लोगों ने किया? नहीं किया, सही था या नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, हमने कंप्लाई किया। ये एक नहीं 20 प्रेसिडेंट्स हैं। ये शौक पूरा कर लें, अब्बासी साहब जाएं, वो कह रहे हैं हमने शौक पूरा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, अब आप भी शौक पूरा कर लें। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल पार्टी के बड़े अहम रुकन है, मैंने जितना मोतबर दीगर को 2 राय सुनी है, उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के ऑर्डर को इस तरह उसको वो उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो चैलेंज करें। लिहाजा अगर कोई अगर वो हल्फ बर्दारी नहीं होती कर दिया तो हल्फ कौन लेगा? नहीं, वो एक अलग पार्ट है। वो दे हैव बीन नोटिफाइड, अदालत कौन जाएगा? सुन लेना, अदालत दे हैव बीन नोटिफाइड, वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, नोटिफाई हो चुके हैं। अब हल्फ वाला इशू है, हल्फ वाला इशू का लीगल बात है, तो मैं कोई कानून से बाहर ना हो जाऊं, लेकिन ये जो चीज है इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है कि वो कानून से रूगर्दानी कर रहे हैं। नोटिफाई हो चुके हैं लेकिन हल्फ नहीं लिया तो मेंबर नहीं बने। अब हल्फ कौन लेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर चुके हैं, मैं किसी और को नॉमिनेट करते हैं, ये आगे देखा जाएगा। मैंने जो बात की, मुझे जो बोलना नहीं थी, वो नोटिफाई हो चुके हैं। हल्फ वाले प्रोसेस में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हल्फ नहीं ले रहे तो ये एक एस्पेक्ट है जो कानून में चैलेंज हो सकता है या अदालत में जा सकता है। के अलावा ये आपके लिए सियासी चैलेंज भी बनेगा अगर ऑपोजिशन अपने स्टैंड पे खड़ी रही तो, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि न्यूट्रल नहीं है, तो ये आवाज ये भी उठाएंगे। मुझे बताएं, ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर की बात मान, ये जो भी कानून में लकूना है, एक सुकम है, ऑपोजिशन आपने मुशावरत करनी है, मुशावरत हुई, वो हमारी मुशावरत पे नहीं आ रहे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हम उनकी मुशावरत पे आ जाएंगे? लिहाजा जो एग्जीक्यूटिव है, जो फेडरेशन के जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपना कर दिया है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इसको कंसीडर करना है। बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब। करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।